अमीरुद्दीन चौधरी साहब, शोलापुर महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेरे भाई जनाब फारूक शाबदी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकजी ऑब्जर्वर वो साबिका रुकने बल्दिया मोहतरम जनाब समद अब्दाद साहब, कर्नाटका के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब उस्मान गनी साहब, जहीराबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। और मैं हैदराबाद से आया नहीं तो खड़े हो गए। लक्ष्मण ये बात कर रहे, अर्जुन इनके खिलाफ खड़ा है। लक्ष्मण एक बात बोल रहे, अर्जुन एक बात बोल रहे। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? येदियुरप्पा। उनके खिलाफ उनका मिनिस्टर गवर्नर के पास जाके, क्या नाम है मिनिस्टर का? ईश्वरप्पा। येदियुरप्पा, ईश्वरप्पा जाकर गवर्नर को बोल रहे, इन्हों मेरे को कुछ नहीं दे रहे, इन्हों खुद अपने ऑफिस में बैठ के 650 करोड़ का सैंक्शन कर लिए। ये अज़ान हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अज़ा के लिए हम वक्फा दिए थे, मैं अपनी बात को जारी रखूंगा। मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऐलान के बाद कि हम बसवा कल्याण के ज़मीनी इंतखाबात में लड़ेंगे, अल्लाह के फजलो करम से दूल्हे भाई के आने से पहले बारात का जिक्र शुरू हो गया। मैं बीजेपी के लोगों से पूछ रहा हूं, भाई साहब, ये ईश्वरप्पा येदियुरप्पा का झगड़ा कैसे हुआ? मेरे नाम पे हुआ या 650 करोड़ के सैंक्शन पे हुआ? इन दोनों को मलाई नहीं मिली तो मेरे तरफ देख रहे। आप खुद देख लीजिए, बीजेपी में खुद अल्लाह के फजलो करम से तो ये अच्छी बात है ना, ऐसा ही होना, क्योंकि इनके नमाज के लिए रुक गए तो मैं अपनी बात को जारी रखूंगा। तो ये हो गया। अब दूसरी बात, कांग्रेस के लोग गाली दिया कि अच्छा है भाई, ऐसा है ना, इंसान क्या फितरत जैसी रहती, उन्हें वैसी जबान से बात करता, जैसा दिमाग में रहा गाली तो गाली देता उन्हें। अब जैसा यूपी के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने माइक सामने था तो लफ्ज़ सी बोल दिया उन्होंने। हम उर्दू में चीम से बोलते ना, वो सी बोल दिया। वो उनकी काबिलियत है। तो कांग्रेस के भी लोगों की जो काबिलियत रहती, दिमाग में जो भरा हुआ रहता ना गंदगी, उसको कुछ भी बोलो आप, वो जबान पे निकल जाती। अब मैं नहीं बोल सकता, मैं ट्विंकल ट्विंकल थोड़ा पढ़ा हुआ हूं,
तो उन्होंने वो बात बोल दिए। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछ रहा हूं, भाई साहब आप मेरे बारे में जिक्र कर रहे, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पूरे भारत में एक ही मर्द नजर आता, कोई बात नहीं। दो आप 2018 में असेंबली का इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस के 13 एमएलए बीजेपी में कपड़े उतार के भाग गए, पूरे ने उतारे। तेरह के तेरे भाग बीजेपी में चले गए। अब इसके बारे में कोई बात नहीं करते। और फिर कांग्रेस पार्टी में भी 2 ग्रुप है, इन्हों आके बोल रहे कांग्रेस, इन्हों आके वोट डिवाइड कर रहे, बी टीम है, फुला है, ये है। एक बात तो सच है, कांग्रेस में भी 2 ग्रुप है, एक डीके का, एक सिद्धारामैया का, है ही नहीं है, खुली बात है ना। एक डीके का ग्रुप का, एक सिद्धारामैया ग्रुप का। अब ये डीके के ग्रुप वाले, सिद्धारामैया ग्रुप वाले, ये दोनों की लड़ाई चल रही। ये भी अच्छा है, वेरी गुड। हमारे पीछे पर नहीं पड़ते, तुम लड़ते रहो। अल्लाह करे तुम्हारी और बढ़ते जाए। अल्लाह करे कि लक्ष्मण और अर्जुन में और दूरियां पैदा हो। अल्लाह करे कि येदियुरप्पा और ईश्वरप्पा में और दूरियां पैदा हो। अल्लाह आप आमीन तो बोल सकते हैं ना, बोलो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तीनों के 3 भाग गए। अरे तुम्हारे को चीफ तुम बने, तुम्हारे को छोड़ के भाग गए, मेरे को पूछ के गए या मैं उनको कल्याणी बिरयानी खिलाया था, वहां जाओ। गए नहीं गए, 3 गए नहीं गए। अब उसका जिम्मेदार कौन? अरे हर चीज का, अगर कुछ भी कल कल्याण, बसवा कल्याण में अगर मुरली बांग नहीं दी सुबह 4 बजे, नहीं शेरवानी गई होंगी यहां से, भैंस दूध नहीं दी, नहीं यहां से कुछ बोले होंगे, पुलिस वाले गए होंगे, बाबा चौधरी गया होगा यहां से। यानी हद हो गई गुरूर तकब्बुर की कि हर चीज कुछ भी हो नहीं इन्हों जिम्मेदार। भाई साहब वक्त है, गर्दन मोटी है, मालूम झुक नहीं सकती। अगर नहीं झुक सकती तो कम से कम बैठ के झांक लो गिरेबान में कितने 3 भाग गए, कांग्रेस के 13 भाग गए। और फिर इन्हों मजलिस को बी टीम, मजलिस वोट काटने आए और फिर बोलते नहीं उनको पैसों से खरीद लिए। अरे भाई साहब तुम बिकने तैयार हो तो, और फिर बीजेपी ने तो माशाल्लाह लक्ष्मण गारू सीडी, मालूम ना सीडी क्या है, थू देखना नहीं है, गंदगी है।
आंख का गुना भी होता नहीं देखना, मगर सीधी है। लक्ष्मण गारू हाँ। अब ये सब कि हमारी असल किस्सा क्या है, तकलीफ क्या है, मैं आपको बोलता हूं। तकलीफ ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इलेक्शन लड़ना इनके लिए बड़ा तकलीफ दे है। वो हरगिज ये नहीं चाहते कि बसवा कल्याण में गरीब और मजलूम अवाम की एक लीडरशिप बने। ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस वाले। इनको डर इस बात का हमेशा, ये मजलिस वाले जहां भी जाते लीडरशिप को बनाते। और हमारा काम भी यही है कि जमीन से लीडर बने, क्योंकि ना आसमान से कोई जमीन आने वाला है, ना कोई जमीन से निकलकर कोई लीडर आने वाला है। लीडर आपके दरमियान कोई बनेगा, और वो बनेगा इंशाअल्लाह ताला। बसवा कल्याण बनेगी इंशाअल्लाह ताला, और वो आपको बनाना है। मैं कोशिश करूंगा, आपके सामने आकर लड़ता रहूंगा, मगर बनाना तो आपको है। और ये बनना जरूरी है, क्योंकि जब अहले गैरे हमारी जिंदगियों का फैसला करते आए हैं, अब अहले गैरे नहीं करेंगे। अब बसवा आपका भाई, आपका बाप, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार करेगा। ये इनको तकलीफ होती है कि ये क्या हुआ। इनका जेडीएस का, बीजेपी का, कि इनको कभी भी इनकी लीडरशिप बनने मत दो। इनको मोहताज के रखो, हमारा इनको मोहताज बना के रखो। इनको हमारा डर इनके दिलों में बिठा के रखो। इनको खौफ दिलाओ, इनको नाउम्मीद कर दो। इनमें कभी जुस्तजू करने की सकत पैदा ना हो सके, इनमें हरकत करने की कैफियत पैदा ना हो, ये इनकी कोशिश है। और मैं, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा कर रहा हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक असदुद्दीन ओवैसी और मेरे तमाम मजलिस रुफ़क़ा इस वतन अजीज में मजलूम अवाम की एक नई लीडरशिप को पैदा करेंगे। जब तक जिंदा रहे, छह या 7 सीट लड़ रहे हो आप, 7 सीट। इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ। लारी चलाने वाले, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेलर, बैटरी का चार्ज करने वाले सब पूरा इंजन खोल के रख देते यहां पर। तो इस वास्ते तकरीर का आगाज भी इंजन को खोला था। खाली इंजन को खोला, अभी पूरा उतारा नहीं, उसको खोला था, बानर उठा के खाली दिखाया। मेरे को भी थोड़ा आता गाड़ी का काम, सियासी गाड़ी का काम। आप असल गाड़ी चलाने वाले हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि बसवा कल्याण में आप एक नई तारीख को रकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नॉर्थ गुलबर्गा से इलियास बागवान साहब को हम ऐलान कर दिए। लोग बोले अरे भी इलेक्शन को 2 साल है, 1.5 साल है, ऐलान कर दिए कहती जल्दी। मिला शादी की तारीख निस्बत वास्ते दूल्हे को तय करते नहीं करते, दूल्हा बोले बात तो पक्की कर लो, रुखा बाद में छपाएंगे बंदी। तो हम भी इलियास बागवान से साहब को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। और हमने ये इसलिए किया कि बहुत से लोगों में ये गलत फहमी है
कि 5 साल पहले मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जब इलेक्शन नहीं लड़ी तो लोग ये बोल रहे हैं नहीं नहीं अब के बार भी मजलिस वाले नहीं लड़ते इलेक्शन, 5 साल पहले भी नहीं लड़े थे। तो मैं आपको बताने आया हूं कि आने वाले ये इलेक्शन में तो हमारे कैंडिडेट हैं, बाबा चौधरी हैं। असेंबली के इलेक्शन जब आएंगे इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ गुलबर्गा बल्कि बिदर, कोनाबाद, बीजापुर, वो जगह है कर्नाटका में हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हम बात कर रहे हमारे गुलबर्गा के सदर का नाम अब्दुल रहीम है, उनको और एक नाम है उनका नहीं मालूम शायद, क्या नाम है? मिर्ची से। तो मिर्ची को लगा दिया उनके पीछे। तो ये लड़ना है इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी मजलिस तैयारी कर रही है। उस्मान गनी अभी तकरीर सुने आप, कन्नड़ा जबान में ऐसा पानी कैसा बोलते हो, तड़ातर तड़ातर तड़ातर। उस्मान गनी साहब अभी मेरे को बोल रहे थे साहब हुबली को जाना है, हुबली के मुफ्ती साहब, हुबली के काजी साहब आए थे हैदराबाद, बोले आप आइए। अब मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला कि वहां जाऊं। मैं वादा किया था कि रमजान से पहले आऊंगा, मगर यहाँ का ज़िमनी इंतखाबात आ गए, बंगाल के इलेक्शन में भी जाना है। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हाँ कोशिश करेंगे उस्मान गनी साहब। तो ये हमारी बहन को जेल में कम से कम आके जेल में मिलने की मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मुझे उनकी बात सही भी लगी। बात वक्त सच बोलने से इंसान की अना को तकलीफ होती है, मगर उस इंसान को मालूम होता है कि सच्चाई है। मैं दिल्ली से सुबह फ्लाइट लेके आया और सीधा बिदर के जेल को गया और जाकर हमारी उस बहन से और उनसे मुलाकात किया। तो ये इनको ये सब चीजें इनको पसंद नहीं आती, इनको यही तकलीफ है। अब कांग्रेस वालों का एक और मसला है, उनके बहुत बड़े लीडर है, उनका नाम नहीं ले सकता मैं, उन्होंने हार गए अमेठी में हार के उन्होंने वायनाड केरला में लड़े। अब कर्नाटका का केरला का इलेक्शन हो रहा, इलेक्शन में वो क्या करे, समंदर में कूद के तीर रहे। क्या आप बताइए, अगर मैं यहाँ पर बसपा कल्याण आके बोलूंगा चौधरी साहब यहाँ की बड़ी मौली कहाँ है, वाला गाइड मार के निकलता हूँ, बताओ। चौधरी साहब बोलते इन्हें का बेरकुट बांधने को आया। ये हाल है इनका, ये हाल है। इन पे क्या भरोसा कर सकते? कांग्रेस पार्टी को अगर आप वोट देंगे तो याद रखिए वो फिर कपड़े उतार के येदुरप्पा का भाग जाने वाले हैं। मैं लिख के दे रहा हूं आपको, 13 तो भाग गए और येदुरप्पा ऐसा बैठे हुए, आजा मैं तेरे को बनाता हूं। क्या बना को नहीं मानो, कितों को बनाते नहीं मानो। तो ये कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो चुका है। अब जेडीएस का मामला ऐसा है कि उन्होंने बेचारे एक के बाद उनकी विकटा गिरते जा रहे हैं। नहीं होने वाला। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 17 अप्रैल के दिन आप मुत्तहदा तौर पर बेखौफ होकर आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में वोट दीजिए। बसपा कल्याण
कल्याण के बहुत से मसाइल हैं। बसपा कल्याण के ट्रेंड है नहीं है, नहीं है। ट्रेन की आवाज सुन के होकर आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में वोट दीजिए। बसपा कल्याण के बहुत से अब्बा के जमाने से नहीं है, दादा के जमाने से नहीं है, दादा के जमाने से अभी भी वोट देते। अब ट्रेन होना ना, तो ट्रेन होना तो एक अच्छे इंजन के ड्राइवर को चुनना। बाबा चौधरी है, कोई बात ही नहीं करता, पिटवारे शेरवानी आ रहा, तोड़ने को आ रहा, भड़काओ भाषण देगा, लड़ाईगा। ट्रेन की बात करो, ट्रेन की बात कोई करते नहीं। अच्छा, बीजेपी 6.5 साल से दिल्ली में विद्रोह है, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ये बिदर डिस्ट्रिक्ट में 2 बार एमपी हो गए। ट्रेन का एक लफ्ज बोलते हैं वो। अरे भाई, ट्रेन लेके आना था ना बसपा कल्याण में, कुछ नहीं। बीमार हुए तो बिदर, सोलापुर, हैदराबाद जाना पड़ता नहीं पड़ता? जाना पड़ता ना। बीमार हुए तो या तो बिदर जाना, या सोलापुर जाना, या हैदराबाद जाना, फिर भी वोट देते। ये अस्पताल होना, बाबा चौधरी एक छोटा दवाखाना तो खोल दिए कम से कम। अब एमएलए बन गए तो लड़के इंशाअल्लाह ताला बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पे खुला सकते। तीसरी बात, आपको यहाँ पे हमारे फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, बस है जाने को, बच्चों को पढ़ाने के लिए बस तो होना ना, गरीब आदमी को बस तो होना ना। ये बात ही नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, खाली इन्हों लैला के बारे में बात करते। तो मेरी लैला आई देखो। अरे मेरे प्यारो, मेरी मोहब्बत में तुम मर जाओगे इंशाल्लाह, मुझे मालूम, मगर बसपा कल्याण के लोगों को तकलीफ दे रहे। आप कम से कम बस तो डालते ताकि ये फर्स्ट ग्रेड के हमारे बच्चे बच्चियां स्कूल को, कॉलेज को जा सके। अच्छा, यहाँ पर पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं, खाली थोड़े घरों को आता पीने का पानी। ये आपके बुनियादी मसाइल है। फिर इससे हट के आप देखो, आपके पास माशाल्लाह से 150 किस्म की जड़ी बूटी है, 150 किस्म की जड़ी बूटी है पूरे बसपा कल्याण में। अगर सही रिसर्च करे तो यूनानी आयुर्वेदिक को फायदा होता। अच्छा, कुछ नहीं करे, वो बाबा को लाना था जो सांस करा के सिखाते, ये नाक से लेंगे, इससे छोड़ो, उससे खींच के घर छोड़ो, उसको तो ही बुलाना था। 150 जड़ी बूटियां हैं, तो 150 जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक जड़ी बूटी को वोट देना, उसका नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। कुछ नहीं करते। अच्छा, फिर यहाँ पे अब हमारे हडापाट बरादरी के भाई, कम्युनिटी के लोग है ना, हदापात हमारे भाई है, जात के लोग है, कम्युनिटी के लोग, हड़पट, माफ करना जरा तलफ्फुज में गलती हो गई। तो उनके बारे में प्रभु चौहान कहते मिनिस्टर है, कोने की होंगे मिनिस्टर, मेरे को क्या करने का। प्रभु चौहान साहब ये बोले, अगर कोई हड़पट बिरादरी का कोई जीत गया तो क्या उन्हें असेंबली में जाके किसी का शेव करेंगे, दाढ़ी बनाएंगे? ये बोले नहीं बोले? बोले सर, बोले। ये भड़काऊ भाषण नहीं है। बिल्कुल बोले सर। खाली हमारे चेहरे को देखते हैं कि चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, भड़काऊ भाषण, आतंकवादी, जिहादी, एंटी नेशनल। इन्होंने बोले सो इनके मुंह से खून गिर रहे, मोतिया गिर रहे, मोगरा गिर रहा। मैं हमारे हड़पट बरादरी के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप मुत्तहिदा तौर पर 17 अप्रैल के दिन बाबा चौधरी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरा आपके साथ
कंधे से कंधा मिलाकर आपकी मसाइल के लिए, आपके इंसाफ के लिए लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर हमारे मराठा बरादरी के लोग भी इस असेंबली हल्के में बसपा कल्याण में रहते हैं। बरसों से हमारे मराठा भाई बोल रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन दो, मगर येदुरप्पा ईश्वरप्पा खाली मलई पे लड़ रहे। 650 करोड़ मेरे को कर दिया है, मेरा काम पहचान लिया। वो लड़ते थे घर में, तो भाया एक भाई लेकर कुछ भाग जाता तो दूसरा भाई जाके रोता, अम्मी क्या मामला, मेरा खिलौना लेके भाग गया। इनका हाल यही है। हमारे मराठा भाइयों को रिजर्वेशन दीजिए, हक बनता उनका। वो सोशली एजुकेशनली यहां पर बैकवर्ड है, उनको मिलना चाहिए। इसके ऊपर कोई बात नहीं करते आप। और फिर जो कांग्रेस की तरफ से ये वादा किया गया था कि टीपू सुल्तान के नाम से एक सर्कल बनाया जाएगा बसपा कल्याण में, बंगला में, वो भी भूल गए। आप क्यों नहीं बनाते भाई? हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप बसपा कल्याण से, आप यहां से हमारे कैंडिडेट को कामयाब करिए। हम ना सिर्फ टीपू सुल्तान सर्कल के नाम से खीर बनाएंगे, बल्कि झांसी की रानी का भी नाम रखेंगे इंशाअल्लाह। ये भी नहीं करते। अच्छा, ऊपर से लक्ष्मण बोल दिए मैं आ रहा हूं और यहां पर डिवाइड करने की बात करूंगा। मैं लक्ष्मण साहब की पार्टी से पूछना चाह रहा हूं, आपने पूरे कर्नाटका में कैटिल बैन क्यों लगाया? आपने भैंस के काटने पर भी पाबंदी क्यों लगाई? आप कौन होते? मैं घर में क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं? आपको कोई अख्तियार नहीं है कि आप मेरे घर में झांके या मुझसे कहे कि आप ये खाओ, ये मत खाओ, ये कपड़े पहनो, ये बोलो, ये मत बोलो। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राइट टू प्राइवेसी का, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्राइवेसी भारत के शहरियों के लिए उनका एक बुनियादी हक है। और प्राइवेसी का मतलब यह है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, बशर्ते कि मैं कानून ना तोड़ूं। मैं अपने घर में कुछ भी कर लूंगा। आप कौन होते? और इनके इस फैसले से पूरे कर्नाटका में 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 50 लाख लोग, जिसमें हमारे कुरैश बरादरी की एक बहुत बड़ी तादाद है। वो तो उनका ऑक्यूपेशन है। सब बरसों से 100 साल 200 साल से वही काम कर रहे हैं। आप पूरा उनको रोड पे ला दिए, पूरा का पूरा उनको बर्बाद कर दिए। और फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान किसान को हो रहा है। वो किसान जो जानवर खरीदता है और एक वक्त के बाद वो जानवर उसको बेचना पड़ता नया जानवर खरीदने के लिए, आप वो जानवर भी नहीं खरीदते किसान से। आप कुरैश बरादरी को बर्बाद कर दिए। अब बताइए फिर गरीब कहां जाएगा, क्या खाएगा? और बीफ का जो गोश्त होता है, मैं किसी को दिल आजारी के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरा हरगिज मतलब ये नहीं। बीफ का जो गोश्त होता है वही तो गरीब खा सकता है ना। अगर आप बोलेंगे नहीं तू दाल खा, अरे भाई दाल महंगी है। भारत का जो गरीब है, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, हमारे हिंदू भाइयों भी गरीब है, वो क्या खाएंगे फिर? और मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के लोग मेरे सवाल का जवाब दो कि कर्नाटका में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4th राउंड हुआ, जिसमें खुद कर्नाटका की सरकार ये कह रही है कि 39% दलित और आदिवासियों के बच्चे स्टंटेड होते हैं, यानी जो उम्र में उनका वजन होना उतना वजन नहीं होता। क्या खाएंगे फिर ये दलित आदिवासियों के बच्चे? ये आप कह रहे हैं। फिर आप कर्नाटका की हुकूमत सरकार कहती है कि 40% बच्चे
अंडर नरिश यानी खाने को नहीं मिलता उनको। ये दलित आदिवासियों के और 56% बच्चे एनीमिक है, खून नहीं है। क्या खाएंगे उन्हें? दाल खरीदेगा उन्हें? आप बताइए कितना बड़ा जुल्म कर्नाटका में बीजेपी की हुकूमत कर रही है। मकसद क्या है कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाए, उनके आइडियोलॉजी को पूरे कर्नाटका पर मुसल्लत कर दिया जाए, और उसका नतीजा यह हो रहा है कि गरीब भूखा मर रहा है, 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इनके